हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, ये है आपका फोर्थ सेशन जिसमें मैं आपको बेस्ट पीवाईक्यू जो कि टीसीएस ने पूछे वो करा रहा हूँ फॉर एसएससी सीजीएल 2023 मेंस। इसमें सेक्शन 1 के लिए मैथ्स और रीजनिंग में जो भी चीज आ सकती है एग्जाम के अंदर वो हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज आप लोग इस सेशन को लास्ट तक देखना और इस सीरीज को आप लोग कंटिन्यू देखना, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हो। ये है आज का पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मुझे काफी अच्छा लगा। देखो इसमें क्या गिवन है आपको कि जो वैकेटेड है इसका कोड है वी जी एफ सी, फिर है एक्स सी ई। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो यही है कि अगर मैं ऐसे सोचूं कि डायरेक्ट फर्स्ट का फर्स्ट से रिलेशन है तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यू पहले ऑप्शन में फर्स्ट होना चाहिए था, जो कि नहीं है। ठीक है, यू पहली प्लेस पर कहीं भी नहीं है, तो मतलब सीधा रिलेशन तो नहीं हो रहा है। ये तो क्लियर हुआ। ठीक है, एक चीज और क्लियर हुई कि हर बार ऑप्शन में के आ रहा है बीच में, तो मतलब ये चीज एविडेंट है कि यहाँ पर +2 हुआ है ए से सी में, तभी तो आई से +2 करने पर जे के हमको मिलेगा। ठीक है, तो बीच वाली पोजीशन हमने पकड़ ली कि बीच में तो +2 हो रहा है। ठीक है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब आगे का क्वेश्चन हम लोग कैसे टैकल करेंगे ये हमको थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यार अगर हम यहाँ पर नंबरिंग कर लें तो भी उससे कोई खास फायदा होने नहीं वाला, क्योंकि पोजीशन तो मुझे सबकी पहले से पता है। पर पैटर्न अगर आपको देखना है तो तभी आपको समझ में आएगा। आप ये देखो कि कहाँ से क्या हो रहा है। जैसे थोड़ा समझना मुश्किल है, सी का कोड 3 होता है, ई 5 है। ठीक है, तो इधर आपको दिख रहा है कि +2 हो रहा है। वैसे करने को तो कहीं भी आप कर सकते थे, पर ये चीज ऑप्शन में भी मैच हो रही है। ठीक है, जैसे आप देखो कि यहाँ पर जो पोजीशन पर एलिमेंट आपका है उसमें जब आप +2 कर रहे हो तो आपको इधर ई मिल रहा है। ठीक है, सेम चीज अब यहाँ पर देखो एक बार। यहाँ पर मेरे पास एल है, एल में अगर मैं +2 कर रहा हूँ तो लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में मेरे पास 14 आ जाएगा, यानी कि एन होना चाहिए। ठीक है, इसको एक बार और वेरीफाई करते हैं ठीक से, तभी हम एकदम श्योर हो सकते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पर ए था जिसकी पोजीशन 1 है, सी की पोजीशन 3 है। यहाँ पर अगर मैं +2 करूंगा तो सेट हो गया। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं जी में +2 कर रहा हूँ तो मुझे सेकंड लास्ट प्लेस वाला मिलेगा। ठीक है, जी में अगर आप +2 करोगे तो क्या आ जाएगा, आई, यानी कि सेकंड लास्ट प्लेस पर आई होना चाहिए। अब आई एन लास्ट में कहाँ पर है, इस वाले ऑप्शन में है। तो ये लॉजिक मैंने यहाँ पर फिट करा है। ठीक है, जो यहाँ के दो एलिमेंट थे वो इधर लास्ट में आ गए हैं +2 करके। ठीक है, जो सेकंड और थर्ड पे थे वो सेकंड लास्ट और लास्ट पर आ गए हैं +2 करके। ये लॉजिक मेरे हिसाब से इसमें सेट हो रहा है, और ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, बाकी कोई और लॉजिक अगर आपको पता हो तो आप उसमें भी लगा सकते हो, बस आंसर आपका आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। ट्राई करो आप लोग इसको, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका सॉल्यूशन आसान है। ठीक है, पर इसमें भी एक ट्रिक है, वो ये है कि अगर आपने ये सोचा कि सारे ऑप्शन में कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए, जैसे कोई एक सर्टेन रूल है, अगर आप एक रूल के पीछे पड़ गए हो कि 3 किसी एक रूल को फॉलो करेंगे और एक ऐसा होगा जो रूल को फॉलो नहीं करेगा, तो वो ऑड वन आउट होगा। ठीक है, तो आप गलत सोच रहे हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक जो कि रूल को फॉलो कर रहा हो और बाकी 3 रूल को फॉलो ना कर रहे हो, ठीक है, तो वही ऑड वन आउट हो जाए। जैसे आप इन 3 ऑप्शन को अगर देखोगे तो इनमें कुछ भी ऐसे सिमिलरिटी नहीं है आपस में। ठीक है, कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है। जैसे आप सोचो कि यहाँ पर बी था, बी से ओ आया, तो सी से एस कैसे आएगा, तो इसका कोई भी लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि अगर बी से ओ आ सकता है तो यहाँ ए से ओ कैसे आएगा। ठीक है, पर वही बात है कि क्योंकि इस ऑप्शन में सब एक दूसरे के ऑल्टरनेट है। जैसे बी का जो ऑल्टरनेट होता है वाई होता है, एल का ऑल्टरनेट ओ होता है, ओ का ऑल्टरनेट एल होता है, सी का एक्स और के का पी। तो इसमें सब कुछ फॉलो हो रहा था और बाकी किसी ऑप्शन में सब कुछ रैंडम था, इसीलिए ये ऑप्शन आपको ऑड वन आउट हो गया। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है एग्जाम के अंदर, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखो, यानी क्या यहाँ पर बना हुआ है दिल वगैरह, देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। देखो यार, पहली चीज तो मुझे यही समझ में आई कि एरो का मूवमेंट हो रहा है। जैसे यहाँ पर एरो इधर है तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं घूमा होगा किसी तरफ। ठीक है, क्योंकि यहाँ से वो नीचे हुआ फिर उधर हुआ, यानी कि जो रोटेशन हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं इसको घुमाऊं तो इसका मतलब इस पोजीशन पर ये एरो पॉइंटेड अपवर्ड होगा। ठीक है, पॉइंटिंग अपवर्ड्स, इस डायरेक्शन में एरो होगा। ये मुझे क्लियर हो गया। अब कौन कौन से ऑप्शन में ऐसा है, 3 ऑप्शन में, इसको पहले मैंने हटाया। अब ये काउंट कर लेते हैं कि जो डॉट्स हैं वो कितने हैं। जैसे यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 5 था और यहाँ पर है 7, तो दिख रहा है कि 1 3 5 7 है। इसका मतलब यहाँ पर 3 डॉट्स होने चाहिए। ठीक है, तो इसको भी हम हटा देते हैं। अब ये 2 ऑप्शन आपके पास बचे। अब देखते हैं कि और क्या एलिमिनेट हम इसमें कर सकते हैं।
यहाँ पर जो भी शेप है ना वो चेंज हो रही है, ये आप समझे। जैसे यहाँ पर आपके पास जो शेप थी वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर जो शेप थी वो यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर कोई शेप है तो वही शेप यहाँ पर नहीं हो सकती, ठीक है। इसका मतलब ये वाली शेप यहाँ आ ही नहीं सकती, इसीलिए आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन मुझे अभी तक का बेस्ट क्वेश्चन लगा फिगर सीरीज का। इसको डिकोड करना अपने आप में सच में काफी मुश्किल है, ठीक है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस क्वेश्चन में मुझे समझ में आई वो ये थी कि जो शेप यहाँ पर थी, जो भी शेप इधर बॉटम में थी, वो नेक्स्ट में जाके टॉप पर आ रही है। इतना आपको पहला समझ में आना चाहिए, और हर ऑप्शन में आपको दिख भी रहा है, जो यहाँ पर आपके पास बना हुआ है जिगजैग साइन, वही चारों ऑप्शन में है, ठीक है। तो इसका मतलब यार ये भी तो होगा कि जो भी इसके बॉटम हाफ में होगा सेम यहाँ पर गया होगा। इससे मुझे पता चला कि जो हर्ट होगा वो बॉटम में आएगा, तो मैंने इन दोनों को हटा दिया। हर्ट बॉटम में कैसे आ गए तो आपको समझ में आया, क्योंकि जो भी यहाँ पर है वो ऊपर जा रहा है उधर। अब कितने हर्ट्स होंगे, यहाँ आपने देखा कि 5 थे शेप बॉटम में, यहाँ 4, यहाँ पे 3, तो 2 हर्ट होंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आया अभी तक। अब देखते हैं कि ऊपर जो शेप हो रही है उसमें काउंट क्या है। यहाँ पर है 1, यहाँ पर ऊपर 3 है, यहाँ पर है 6, और यहाँ कितने हैं 5, 5 और 5 यानी कि 15। अब ये सीरीज अगर आप ध्यान से देखो, इधर हमने +2 करा, यहाँ पे हमने +3 करा, तो यहाँ पे मैं +4 करूंगा, +4 करने पर आया 10, यहाँ पर +5 करूंगा तो 15 हुआ, तो ये एक सीरीज बन गई। यानी कि इस वाले हिस्से में जो कि आपका टॉप हाफ है, उसमें टोटल जो शेप होनी चाहिए, टोटल जो एलिमेंट होने चाहिए वो है 10, ठीक है। अब इसमें काउंट करो कितने हैं, इसमें आपके पास 9 एलिमेंट्स हैं, इसीलिए ये गलत है। इसमें आपके पास 10 एलिमेंट हैं, इसलिए ये है आपका करेक्ट आंसर। तो यार ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं, और अगर आप CGL 22 मेंस का पेपर देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, बट फिर भी फ्यूचर में आ सकते हैं। इस सवाल में कुछ है नहीं, ट्राई कर लो आप लोग, फिर मैं आपको बता देता हूँ। देखो कई बार ऐसा होता है कि दो सीरीज आपस में मर्ज होती हैं और उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पर यहाँ पर अगर आप थोड़ा भी ऑब्जर्व करोगे आपको दिखेगा +3 +3 +3 +3 +3 26 आंसर, और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, अब मैथ्स के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। देखो यार ये वो सवाल है जो पता नहीं एसएससी कितनी बार पूछ चुका है, बार बार ये एग्जाम में आ चुका है, पर फिर भी लोग उसको गलत कर देते हैं और या फिर इसमें कंफ्यूज रहते हैं थोड़ा बहुत। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया और अब भी बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को हमेशा बेसिक से करा करो, जो ये वाला क्वेश्चन है एवरेज का, ठीक है। क्योंकि ये इसमें बेसिक ही आसान है, आप खुद ही देखना, बाकी जितने एवरेज के क्वेश्चन है मैं खुद डेविएशन से करता हूँ, तो जब भी इस क्वेश्चन की बारी आती है मुझे हमेशा जो बेसिक होता है वही समझ में आता है, ठीक है। एक हॉस्टल है जिसमें 70 स्टूडेंट हैं, 14 न्यू स्टूडेंट्स के एडमिशन के बाद जो एक्सपेंस था मेस का वो इंक्रीज कर गया 28 पर डे से, लेकिन जो एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड था वो डिमिनिश हो गया 1 से। तो आपसे पूछा गया है कि ओरिजिनल एक्सपेंडिचर क्या था मेस का। तो यार मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर था पर हेड का वो x था, ठीक है। तो पहले कितना एक्सपेंडिचर हो रहा था, तो मैं कह सकता हूँ यार कि 70 इंटू x इतना एक्सपेंडिचर हो रहा था, ठीक है। और अब क्या हो रहा है, अब आपके पास 40 न्यू स्टूडेंट है, यानी कि अब जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो है 84 स्टूडेंट आ गए, 84 इंटू अब पर चेंज क्या हुआ, चेंज ये हुआ कि पर हेड जो एक्सपेंडिचर है वो ₹1 डिक्रीज हो गया, यानी कि x-1। तो सिंपली जो इनका डिफरेंस है ना वही तो ₹28 है, इतना ही तो क्वेश्चन कह रहा है, और तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या बच गया क्वेश्चन में आपके पास, अच्छा इंक्रीज हुआ है ना, तो ठीक है, तो हम इसको पहले लेते हैं 84 इंटू x-1, इसमें से माइनस कर देते हैं 70x, ये वैल्यू आपके पास है 28। चाहो तो काटा पीटी मचा सकते हो, वरना उसकी नीड है भी नहीं। 14x आपके पास कितना आ जाएगा 28 + 84, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, x की वैल्यू आपके पास आ गई, ऐड करने पर वो 112, यहाँ पर 8 आ जाएगा, x आपके पास 8 आ गया। क्या बताना था कि ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, क्योंकि 70 इंटू 8 यानी कि 560 हो जाएगा, ठीक है। अब यार इस क्वेश्चन को देखो, देखने में कितना छोटा और प्यारा सा लग रहा है, पर है नहीं, क्योंकि इसमें समय लग जाएगा, ठीक है। इसको करोगे तो पेपर में जरूर समय लगेगा, और लगना भी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ही देख लो कैसे हैं। तो मतलब अगर आप आंसर के पास भी आ रहे हो तो भी टिक करते टाइम हो सकता है कि आपको 4 बार सोचना पड़ जाए कि कौन सा ऑप्शन मुझे लगाना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करना कि स्किप कर दो। जब भी क्वेश्चन ऐसे बहुत ज्यादा आपको नजर आए ना कि बार वगैरह है और ऑप्शन क्लोज है, तो सोच लेना कि बाद में इसको कर लेंगे। अगर बाद में आपके पास टाइम बचा तो आप जरूर इसको कर लोगे, ठीक है। कभी भी इसको ईगो पर मत देना। तो कैसे करना है सवाल को, जैसे ये जो चीज है 0.52 के ऊपर बार,
इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता तो 52.52 बार आता, फिर मैं उनका डिफरेंस लेता तो मेरे पास आता 99x का वैल्यू 52, ठीक कह रहा हूँ। तो x की वैल्यू आपके पास आती है इधर 52/99। सेम चीज़ मैं इसके लिए करता हूँ, जो 0.57 बार है, इस पर केवल 7 पर बार है, ठीक है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि अगर 10y होता तो कितना हो जाता 5.7 पे बार, और जो 100y होता वो आपके पास होता 57.7 के ऊपर बार, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो 90y है, यानी कि जो y होगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इनका डिफरेंस यानी कि 52 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा 90, ठीक है। अब नीचे वाली चीज़ को भी थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर भी अगर आप 100x करते तब क्या आता, 100x करने पर आपके पास आता 290.90 बार, और जो x था वो तो ये था ही, तो उनका डिफरेंस जब आप लेते तो क्या आता 99x बराबर 290 माइनस 2 यानी कि 288। तो x की वैल्यू कितनी आती 288 डिवाइडेड बाय 99, यही तो आती, ठीक है। अब इन सारी वैल्यू को यहाँ पर डालना पड़ेगा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है कि 52 से 52 आपका कट जाएगा, और डिवाइड करने पर जो इधर का आपका 90 है वो ऊपर जाने वाला है, तो मेरे पास आ गया 90 डिवाइडेड बाय 99। मैं न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ फिलहाल, न्यूमरेटर है उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 4 3/2 से, 4 3/2 था ना, हाँ। तो ये है आपका इंटू 8 और 3 11, यानी कि नीचे आ गया 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या था 288 डिवाइड बाय 99, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और ऑफ पहले सॉल्व होता है, यानी कि ये किससे डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय 16/11। तो इसको मैं इधर ऊपर ले लेता हूँ 11 को यहाँ पर, ठीक है। इस वाले 11 से इस वाले 11 को काट देते हैं, 99 से 99 चला गया, और कुछ कट सकता है तो काट दो, इससे ये कट जाएगा, मुझे दिख रहा है। कितनी बार जाएगा ये, पहले गया एक बार, फिर हुआ 128, तो ये चला गया 8 टाइम्स, ठीक है। इससे इसको काटा तो ये चला गया 5 बार, 5/2, आपका आंसर आ गया 2.5। तो यार ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं जिसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इनको प्लीज लास्ट में करना, ये बस यही आपसे कहना चाहता था। हाँ यार, इस क्वेश्चन में बच्चों को हमेशा डाउट रहता है, देखो इंस्टॉलमेंट डेप्ट या कोई भी चीज होगी, मंथली इंस्टॉलमेंट वगैरह, उसमें हमेशा सबको डाउट रहेगा। तो एक बार इसको अच्छे से कर लो ना। जैसे क्या गिवन है आपको इसमें कि ऐसा कौन सा एनुअल पेमेंट है जो कि 3225 के डेप्ट को पूरा क्लियर कर सकता है इन 4 ईयर्स एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। तो इसका मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। आप मान लो कि जो आप इंस्टॉलमेंट या फिर जो भी आप पेमेंट दे रहे हो वो 100 रुपये है, ठीक है। कितने सालों की बात हो रही है, 4 सालों की बात हो रही है। तो इसका मतलब आपने 4 पेमेंट दी है, ठीक है। अब जो पहला पेमेंट था इफेक्टिवली वो 3 साल तक इंटरेस्ट पर रहा, 1 साल 2 साल 3 साल, तो इस पर आपको 5% के हिसाब से 15% इंटरेस्ट मिलना चाहिए, जो कि हुआ 15 रुपये, ठीक है। सही बोल रहा हूँ मैं, इस पर मिलना चाहिए 10, इस पर मिलना चाहिए 5, इस पर मिलना चाहिए 0। ये था जो आपने पैसा पे करा, ये था जो आपको इंटरेस्ट मिला उस पर, और जितने आपको इफेक्टिवली वापस करने थे वो इतने थे। तो इनको ऐड करो, उसकी वैल्यू उसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया 30, तो 430 की जो वैल्यू है ना, तो आपके पास आ रही है 3225। यहाँ से यार 1 की वैल्यू निकाल लो, इनफैक्ट 100 की वैल्यू निकाल लो, वही आपका आंसर है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, मैं कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ। मेरे पास तो कैलकुलेटर है, आपके पास नहीं है। 3225 डिवाइडेड बाय 430, आपके पास आया 7.5, यानी कि 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, इंटू 100 यानी कि 750। 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 750, क्योंकि आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही था इस क्वेश्चन में, और इसमें कुछ भी नहीं था। हाँ, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा यार, इसमें सच में कुछ चैलेंज है, ठीक है। क्या चैलेंज है इसमें, आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर गिवन गया आपको क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन हमने पहले करा होगा, बस चक्कर अब ये है कि इसमें डेटा थोड़ा टफ हो गया, ठीक है। 2 ट्रेन हमारे पास हैं, एक लखनऊ टू कोलकाता और एक है कोलकाता टू लखनऊ, क्योंकि सेम टाइम पर स्टार्ट कर रही हैं। एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद उन्होंने 8 घंटे और 10 घंटे बाद अपनी डेस्टिनेशन पर रीच करा। स्लोअर ट्रेन की स्पीड आपको गिवन है, आपको बताना है कि फास्ट ट्रेन की स्पीड क्या होगी। तो देखो वही फॉर्मूला है यार, S1/S2 बराबर अंडर रूट T2/T1, सेम फॉर्मूला वही लगाना है।
बस यहाँ पर अंडर रूट में कुछ वैल्यूज आ रही है तभी आंसर डेसिमल में आ रहा है, ठीक है। तो पहली ट्रेन यानी कि जो स्लोअर ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है 180, तो इसको मैं नीचे लेता हूँ 180, ऊपर आएगा S1, ये किसके बराबर होगा अंडर रूट में। अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी T2 वो बड़ी होगी क्योंकि इधर वाली ट्रेन स्लो थी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मैं 10 को लूंगा तो यहाँ पर आपके पास आया 10/8। अब 10/8 है तो क्या कर सकते हो आप इस क्वेश्चन में कि इसको काट लो, 5/4 आ जाएगा, ठीक है। और 4 आपको पता है कि बाहर 2 आ गया, पर यहाँ पर आपके पास √5 रहेगा, तो जो भी आपका आंसर है ना वो होने वाला है √5/2 इंटू 180, यानी कि आप कह सकते हो 90√5, ये आपका आंसर है। तो इसके लिए या तो आपको √5 की वैल्यू पता हो या फिर आप एग्जाम में बैठ के उस वैल्यू को निकालो, तभी ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। √5 इंटू 90, तो आपके पास आंसर आ रहा है 201 पॉइंट समथिंग, ठीक है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो इतनी कैलकुलेशन हो सकता है कि करनी पड़ जाए एग्जाम के अंदर। इस सवाल को देखो, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन काफी देखने में। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, क्या गिवन है बेसिकली इसमें, आपको पहले ये समझ लेते हैं। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक सॉल्यूशन 60 लीटर का हमको बनाना है डाई और वाटर से इन द प्रोपोर्शन 2:3, ठीक है। वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन बना हुआ है मतलब 60 लीटर का जिसमें वाटर और डाई का रेशियो आपको पता है, डाई इज टू वाटर इज 2:3, ठीक है। वाटर को हमने ऐड करा इस तरीके से कि जो प्रोपोर्शन है डाई टू वाटर वो हो जाए 3:5, 1/4 ऑफ द सॉल्यूशन is to be removed and the dye is to be added to make dye and water in the proportion 2:3 in the final solution. How many liters of dye is to be added? तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जब हमने इस रेशियो में इसको कर दिया था तब जो कॉम्पोजिशन था वो क्या था, तब वो जो टोटल सॉल्यूशन था उसकी क्वांटिटी क्या होगी, क्योंकि क्वांटिटी चेंज हुई ना, ये तो आप मानते हो। जैसे आप ये देखो कि जो 60 लीटर मेरे पास था 2:3 के रेशियो में, उसमें डाई और वाटर कितना था, उसमें आप बोलोगे कि 24 आपके पास डाई था, 36 वाटर था, ठीक है। अब आपने वाटर को ऐड करा यानी कि जो डाई थी उसकी क्वांटिटी सेम रही, रेशियो आपने 3:5 रखा, ठीक है। जो न्यू रेशियो है वो आपने क्या रखा 3:5। तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब जो डाई है वो तो 24 की 24 ही है, ठीक है। पर अगर 3 की वैल्यू 24 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 8 यानी कि 40। तो मुझे ये समझ में आया कि आपने 4 लीटर वाटर ऐड करा है यहाँ से, ठीक है। 4 लीटर वाटर आपने ऐड करा है, तो इसका मतलब अब जो आपके पास टोटल क्वांटिटी है वो कितनी है 64 लीटर है, ठीक है। 24 और 40 64 लीटर आपके पास टोटल क्वांटिटी है। अब इसमें से आप क्या चाहते हो कि 1/4 सॉल्यूशन को हम क्या करें रिमूव कर दें और उसमें हम लोग क्या ऐड करें, डाई को ऐड करें सच दैट डाई और वाटर का जो प्रोपोर्शन है वो 2:3 हो जाए, ठीक है। तो यार पहले हम लोग काम करते हैं कि हम लोग जो 1/4 सॉल्यूशन है उसको रिमूव कर देते हैं। अगर हमने रिमूव करा तो जो ये रेशियो है वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। यानी कि अभी भी जो रेशियो है वो आपका 3:5 है, बस चेंज क्या हुआ है कि जो उसकी टोटल क्वांटिटी है वो कितनी होगी 60, यहाँ पर कितनी थी 64, यहाँ से ये 48 रहेगी, तभी तो 1/4 रिमूव हो गया, ठीक है। तो 48 को अगर आप इस रेशियो में डिवाइड करोगे तब क्या होगा, जैसे इंटू 6 है तो यानी कि यहाँ पर 18 आ गया, ठीक है। और यहाँ कितना आ गया, यहाँ आपके पास आ गया 30, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि अब मेरे पास 18 लीटर डाई है सॉरी और 30 लीटर वाटर है, ठीक है। अब मुझसे क्या बोला गया है कि हमने डाई को ऐड करा है जिससे डाई और वाटर का रेशियो 2:3 हो चुका है, ठीक है। तो अगर अब रेशियो 2:3 है, वाटर तो सेम है, तो यानी कि अगर यहाँ पर रेशियो 2:3 है, वाटर अगर 30 है तो डाई कितनी होनी चाहिए 20। अब आपको समझ में आया कि हमने कितनी डाई ऐड करी, पहले 18 थी अब हो गई 20, इसका मतलब 2 लीटर्स ऑफ डाई हैज बीन एडेड। ये है करेक्ट आंसर, और मुझे उम्मीद है कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। सबसे ठीक सॉल्यूशन मेरे हिसाब से यही है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो यार आज के सेशन में बस इतना ही था, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, बाकी उम्मीद है कि आप लोग मेहनत करते रहोगे। बाय बाय एंड टेक केयर।